कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हुआ। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का। ये क्या तमाशा है कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर है। ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हमारी चर्चा महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसी पर होगी। महाराष्ट्र से ही हमारे खास मेहमान होंगे। इस चर्चा की भूमिका बांधूं उससे पहले बॉलीवुड का एक गीत मुझे गुनगुनाने का जी कर रहा है। हमको है जीना है मरना यहां, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये गाना गुनगुनाने का जी इसलिए कर रहा है क्योंकि जो पिछले 45 साल में नहीं हुआ वो इस बार हो गया, और इस बार भी इस कदर हुआ कि जिनके साथ हुआ वो भी हैरान है, जिनके साथ नहीं हुआ वो भी हैरान है, और जिसने किया है वो भी हैरान है। यानी भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उसकी डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, जहां पर 45 साल के बाद भगवा झंडा लहराया है। बीएमसी में भाजपा की बादशाहत देखने को मिली है। 227 सीटों में से भाजपा की अगुवाई में 126 सीटों पर जीत मिली है। बीएमसी में बीते 25 साल से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कब्जा था, लेकिन इस बार भाजपा गठबंधन ने बीएमसी से शिवसेना को हटा दिया। 45 साल में पहली बार बीजेपी ने मुंबई की सियासत में इस मुकाम को हासिल किया है। यह बड़ी बात है। आधी सदी बीत गई, आधी सदी के बाद बीजेपी ने यह हासिल किया है। यानी दिल्ली में वो बैठे हैं जो देश की राजधानी है, अब मुंबई में भी बैठे हैं जो देश की आर्थिक राजधानी है। और बीएमसी अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अकेला जो बीएमसी का बजट है वो बजट देश के कई राज्य ऐसे हैं, कम से कम 8-9 राज्य ऐसे हैं जिनसे ज्यादा बड़ा है। अब बीजेपी जब बीएमसी में जीत हासिल करके जिस तरीके से आई है वो अपना मेयर भी बनाएगी। बीजेपी की तरफ से मुंबई का मेयर कौन होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। चर्चा में भी हो सकता है इस बात का खुलासा हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बीएमसी के चुनाव में बंपर जीत हासिल की है उसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर महापालिकाओं के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त सफलता हासिल की, जिसमें विपक्ष की जमीन खिसक गई। सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र के जितने बड़े शहर हैं, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, यहां बीजेपी की शानदार जीत हुई है। बीएमसी ने 45 साल के बाद जो अपनी स्थिति बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी को उस जगह पर महाराष्ट्र में ले जाकर के खड़ा कर रही है जहां वो अरसे से, यानी जब से वो राजनीति में है तब से उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी जिस जगह तक पहुंची है तो उस जगह से किसी को हटाया भी है। अब आप ये भी सोचिए कि जिसको हटाया है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। जाहिर सी बात है कि जब नतीजे आए हैं तो बयान भी साथ साथ आए हैं, जो जीता है उसके भी, जो हारा है उसके भी। जीत और हार के ये बयान सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। आज महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत पर हम सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। शिवसेना
और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस आज बीएमसी पोल्स को स्वीप करी है और बाकी नगर पालिकाओं को भी। आज मुंबई वासियों ने और महाराष्ट्र वासियों ने श्री उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी की वोट बैंक की पॉलिटिक्स को करारा थप्पड़ लगाया है, जो इन्होंने गुंडागर्दी करी थी पिछले कई महीनों में। ये बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो रूटीन पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब है जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुई, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। जिस तरह से इंक के मिटने के ऊपर वहाँ पर प्रश्न खड़ा हो चुका है कि जो इंक का इस्तेमाल हुआ है वो मिटाई जा सकती, तो ऐसे में तमाम लोग होंगे जो कई बार वोट दिए होंगे और वोट बड़े स्तर पर कटे हुए हैं। और बीएमसी के पोल के पहले ही करीब 70 स्थानों पर एक तरफा जीत हो गई थी, कभी ऐसा होता ही नहीं। महाराष्ट्र के इस निकाय चुनाव में 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक नगर निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में जीतती चली गई और अब वो उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर उसका अपना एक मैंडेट है, बहुमत है उसके पास, खुद बीएमसी में भी और महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में भी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों जो आपस में इन्होंने साथ साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया, मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसने भी अपनी तरह से लड़ाई लड़ी है। ये नतीजे जो आए हैं, जो आंकड़ों में हम जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिरे से आप उद्धव की शिवसेना को खारिज कर दें। करीब 80 सीटों के आसपास वो भी पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं बीएमसी में। महाराष्ट्र ओवरऑल में भी उनकी उपस्थिति अपनी तरह से दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो सिरे से खारिज हो गए। जो इस समय महाराष्ट्र के हुए निकाय चुनाव में सबसे बड़े किंगमेकर की भूमिका में दिख रहा है या जिसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, वो असदुद्दीन की पार्टी AIMIM है, और इसके साथ साथ जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जो बिल्कुल हाशिए पर जाकर के अब राजनीति करेगा, वो कांग्रेस है। ये समीकरण है जो चर्चा की शुरुआत में मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ प्रिया जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, और नारायण पाटिल हैं, नेता हैं शिवसेना ठाकरे गुट के। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया जी, जिस तरीके की जीत मिली है तो आज चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करते हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के लिए क्या मायने रखते हैं? मैं इसमें अभी बीएमसी को नहीं ला रहा हूं, महाराष्ट्र नगर निकाय ओवरऑल। प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ये हमारा संपर्क टूट गया है प्रिया जी से, हम कोशिश करेंगे कि उनके पास दोबारा चलें। नारायण पाटिल जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो नतीजे आए हैं शिवसेना ठाकरे गुट के लिए, वो नतीजे किस प्रकार के हैं, उसका एनालिसिस आप लोग कैसे कर रहे हैं, बीएमसी को लेकर के भी और ओवरऑल महाराष्ट्र को लेकर के भी? उसका एनालिसिस करने का अगर रहेगा तो धनशक्ति के अपोजिट में खिलाफ जनशक्ति का ये चुनाव में लोगों ने मतलब पराभव हो गया या ये चुनाव में, और जनशक्ति जीत गई है। मतलब एक वर्ड में उनका ये मतलब उनका विश्लेषण हो सकता है। जनशक्ति जीत गई है, आप ये कह रहे हैं? धनशक्ति जीत गई है। पैसा अच्छा, धन शक्ति जीत गई है। धन शक्ति जीत गई है, जनशक्ति का पराभव हुआ है।
अच्छा, तो वो मतलब 45 साल से मतलब आपका कब्जा था, तो क्या ये माने कि मतलब उस तरीके से नहीं धन आ पाया क्या? मतलब आर्थिक राजधानी है मुंबई, बीएमसी में 45 साल से आपका कब्जा था, तो ऐसा कैसे कि मतलब सब खरीद लिया क्या? वैसी बात नहीं है। अगर सत्ता हमारी थी तो हम लोगों ने कभी ऐसा वो सत्ते का कभी राज किया नहीं। हमने वो सत्ते का सदुपयोग किया जनते के लिए। और यहाँ पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रशासन अपने हाथ में लेने का, निवडणूक आयोग को हाथ में लेने का, कोर्ट को हाथ में लेने का, गुंडा लोगों को साथ में लेने का और अपना सत्ता स्थापन करने का, इनका नतीजा है। और उसका नतीजा ये हुआ, धनशक्ति और जो गुंडागिरी है उसकी वजह से वो चुन के आए सामने चुनाव के निकाल। नारायण जी, 45 साल में कई सरकारें आई हैं गई हैं और शिवसेना ने लंबे समय तक विपक्ष की ही राजनीति की है, लेकिन मुंबई बृहन नगर महापालिका उससे नहीं छूटी, बीएमसी नहीं छूटा, अब छूट गया। उसका वजह ये है ना, उनको मुंबई जो थी उनको मुंबई महानगर पालिका उनको उसके ऊपर कब्जा मांगता था और उसके लिए मतलब जो भी वो करने को आएगा वो नतीजे के ऊपर वो लोग चले गए। तो उसमें साम दाम दंड भेद, उसके अलावा वो प्रशासन और निवडणूक आयोग, साम दाम दंड भेद के बाद में अगर कोई बोलेंगे तो निवडणूक आयोग जो है, चुनाव आयोग, उनको भी उन लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, आपके पास आएंगे नारायण जी। मैं इस चर्चा की शुरुआत में पहला सवाल लेकर प्रिया जी के पास गया था। प्रिया जी की जो तकनीकी खामी थी वो दूर हो गई है। प्रिया जी, तकनीकी खामी हमारी इस चर्चा में भी दूर हुई है और जिस तकनीकी खामी की वजह से 45 साल से आप दूर थे बीएमसी से, वो भी खामी आपने इस बार दूर कर ली। अब वो आपके जो विपक्ष में है, चूंकि चर्चा शुरू हो चुकी है, तो पहला सवाल हटा दीजिए। अब ये बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपको जीत मिली है और जिस तरीके से बीएमसी में जीत मिली है, उसके जो तकनीकी कारण नारायण जी बता रहे हैं, उसका क्या जवाब है? पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ इस खुशी में, क्योंकि अभी लोग पहले जैसे नहीं रहे कि कोई कुछ भी बोले, कोई भी प्रचार करे। लोग अब जागरूक हो गए और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि हर काम हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और अगर बॉम्बे में अगर आप जाओगे तो कई साल पहले की बॉम्बे और आज की बॉम्बे आपको काफी सारा फर्क दिखाई देगा। विकास इतना हो चुका है कि अब लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को तो हमको पहले से ही पता था कि काम इतना हो चुका है कि महानगर पालिका, जो मुंबई महानगर पालिका है, उसमें महापौर हमारा ही बैठेगा, ऐसा हमारे नेता ने और हमारे सब कार्यकर्ताओं का पूरा दृढ़ विश्वास था और उसी का नतीजा आज हमको देखने को मिला है। अच्छा, यह कहा जा रहा है कि जनशक्ति की जीत नहीं है, ये धन शक्ति की जीत है। और महाराष्ट्र में अलग अलग निकायों में हम देखें तो करीबन 67-68 जगहों पर तो आप निर्विरोध, आपके सब जीत करके चले आए, मतलब निर्विरोध ही चुन लिए गए। जीतना हारना उसमें क्या है। तो ये जो जिस तरीके का पैटर्न दिखता है उसमें ऐसा लगता है कि जो नारायण जी बात कह रहे हैं कि धन शक्ति का इस्तेमाल किया गया, इसको खारिज कैसे करेगी बीजेपी? आरोप तो लग गया है। धन शक्ति, धनवान लोग कोई अभी है दुनिया में, ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो विकास हुआ है मुझे लगता है कि वो छुपाया नहीं जा सकता। और जो हम विजन लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और महाराष्ट्र में दोनों सरकार एक साथ रहेगी, तो बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं और इसी का नतीजा लोगों ने विश्वास जिताया है। मोदी जी पर भी विश्वास दिखाया है और हमारे कल्याण इधर मुंबई में भी हमारे देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे साहब है और अजय पवार जी है। इन तीनों पर विश्वास जनता ने दिखाया क्योंकि विकास करके दिखाया है। और बहुत सालों के बाद ये इलेक्शन हुआ है और इतने सालों में जो विकट परिस्थिति लोगों पर आई है, उस समय कौन जनता में था और कौन घर में बैठा था, ये भी लोगों ने देखा है। और मुझे लगता है कि आजकल की जनता जो है वो काफी समझदार है, होशियार है और सब जानबूझ के समझकर फिर वोट करती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है नारायण जी, देखिए पॉलिटिकल पंडित जो हैं अलग अलग चैनल्स पर बैठे बहुत सारी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मेरा आकलन इसमें थोड़ा सा अलग है। मेरा अपना मानना यह है कि वो ठीक है कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा, उनके पास जितनी सीटें आई हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह, लेकिन
एक होता है कि बिल्कुल कोई हारा और हाशिए पे चला गया। ऐसा लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से जुगलबंदी की इस चुनाव से ठीक पहले, उसका एक असर तो दिखाई दे रहा है। आप भी करीबन 75-80 सीटों पर खड़े हुए हैं, जनता ने आपको वोट कम दिया है, सीटें कम मिली हैं, खारिज नहीं हुए हैं। मतलब इस हार में भी कोई उम्मीद दिख रही है आपको कि नहीं, कि मैं ही देख पा रहा हूं? देखो कैसा है, हमारे जो उम्मीदवार थे जो चुनाव के लिए खड़े थे, वो सेकंड नंबर में बहुत जगह पे थोड़े थोड़े वोट से गिरे हुए। और जो अभी सामने जो अभी जो नतीजा आ रहा है उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा भी समझ रहा है, पब्लिक का कहना है कि ईवीएम कहाँ पे एडजस्ट तो हुआ नहीं है, क्योंकि जिसने कभी प्रचार किया नहीं, जो कभी कौन से वार्ड में कभी घूमे नहीं, वो लोग भी अगर चुन के आ रहे हैं पैनल सिस्टम में। और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में यहाँ पे पैनल सिस्टम था जो पहली बार था, या इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब उसमें पैनल की सिस्टम जो मालूम नहीं थी, इसीलिए वो एक भी वजह हो सकती है। लेकिन लोगों का भी कहना है कि ईवीएम एडजस्ट करने का, और जो कभी अपने इधर तक आए नहीं वो लोग कैसे आ गए, लोग अभी हमको पूछ रहे। तो इसका मतलब अभी हम लोग, मतलब हमारा तो आरोप नहीं, लेकिन पब्लिक का जो है कहना वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो इसके नतीजे जो है वो राज साहब और उद्धव जी साथ में आए, तो उसको ईवीएम को तो कुछ कर नहीं सकते, या किसको मतलब ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, कि हाँ। जो बहुत सारे बीजेपी और इनके जो गठबंधन के सहयोगी थे, उनके कैंडिडेट्स ऐसे थे जो उस इलाके में कभी मूव नहीं करते थे, लोगों के बीच में उनकी कोई पैठ नहीं थी, लेकिन बस वो जीत करके आ गए हैं, और जो जीता वो सिकंदर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, 45 साल का वक्फा नारायण जी कम नहीं होता, और मैंने पहले आपको बताया कि अलग अलग सरकारों में भी आपका दबदबा बीएमसी में देखने को मिला है। अभी भी जिस तरीके की स्थिति थी उसमें भी बीएमसी में शिवसेना जिस तरह से अपनी चीज को रख सकती थी, क्या उसने रखा था? मैं एक ईमानदार सवाल और एक ईमानदार जवाब आपसे इस विषय पर चाहता हूं, क्योंकि दोनों भाइयों का करीब आना, यह जितनी बड़ी बात हो सकती है चुनाव से ठीक पहले, उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि बीएमसी को अपनी थाती मान लेना, यहां शिवसेना की लापरवाही भी है। 80 सीटों के आसपास आप जीते हैं, अगर गड़बड़ किया होता तो सारा ही कर देते, उसमें इनका क्या जा रहा था, कर देते। गड़बड़ की बात सब जगह पे नहीं हो सकती है ना, उनको वो कहने के लिए कुछ तो भी बात तो रहने मांगती है। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव जो हो रहा था वो विकास के मुद्दे पे था। मैं अभी आपके जो हमारे साथ में अभी जो प्रिया जी है उनको मैं सवाल करता हूँ कि उन्होंने बोलो कल्याण में उन्होंने क्या विकास किया करके। आज हम देखने जाए तो अभी ट्रैफिक जाम का, रोड का, उसके बाद में पीने का पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा है कई जगह पे। इसको आप अगर डेवलपमेंट या विकास बोलते हो तो गलत है। तो 45 साल से आप क्या कर रहे थे? वो विकास के मुद्दे को पर जीते, ऐसा अगर उनका दावा रहेगा। 45 साल से अगर मुंबई की जनता को, ठीक है मैंने आपकी बात मान ली, 45 साल से अगर आप काबिज हैं बीएमसी में, लोगों को पीने का पानी नहीं है, अभी भी जो नगर पालिका के काम है उसको लेकर के जनता संतुष्ट नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है? गलती निवडणूक आयोग की है, क्योंकि निवडणूक आयोग ने ऐसा किया है, जो चुनाव आयोग है उन्होंने वो जो वोटर है उनको मालूम है यहाँ पे शिवसेना का बाले किला है, उधर के वोट वहां पे है ही नहीं। ये एक जगह के एक पैनल का एक वार्ड का वोट दूसरे वार्ड में चले गए, दूसरे वार्ड का वोट तीसरे वार्ड में चले गए। जिसको मतदान केंद्र जो है वोट वो पास में रहना मांगता है, उसको 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। निवडणूक आयोग को अगर हाथ में ले तो आप क्या कर सकते हैं? और उसके लिए अब ये परिसीमन इसको हमारे यहाँ राज्य निवडणूक आयोग को मैंने पहले उनको लेटर दिया था, मैं खुद गया था। हाँ। दिनेश जी वाघमारे जो है उनको मैं जाके मिला, उनको बोला कि ये तरीके से सब इधर हो रहा है और आपके जो अधिकारी है वो सत्ताधारी से मिले हुए। मैंने अभी नहीं आरोप कर रहा हूं, मैं पहले आरोप कर चुका हूं मैं चुनाव आयोग के लिए। और चुनाव आयोग अगर हाथ में ले तो सत्ताधारी क्या अपना बाकी पार्टी क्या करेगी? ठीक है, हम प्रिया जी के पास चलते हैं। प्रिया जी,
बहुत सारे आरोप नारायण जी लगाए हैं और इसमें जो 2-3 बड़े आरोप हैं वो ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर्स का इधर उधर किया, यानी जो परिसीमन हुआ होगा उसमें जिस तरीके से शेफलिंग हुई वो एक तो इनकी हार का कारण बना और आपकी जीत का कारण बना। इनका कहना यह है, सवाल पूरा होने दीजिए। उसके बाद इनका कहना यह है कि जो ईवीएम था वो तो अपना ही खेल करता है, दोनों भाई साथ में आ गए लेकिन ईवीएम पर जोर नहीं चला। और तीसरी चीज, जो हम चुनाव आयोग है उसके ऊपर सबसे ज्यादा नाराजगी है नारायण जी की और इनकी पार्टी की। तो आप तो भूरी भूरी धन्यवाद दे रहे होंगे चुनाव आयोग को अगर इनके आरोपों पर ही चले जाएं। इन्होंने 2 दिन पहले से ही हार मान ली थी। मुझे ये बताइए कि जब से इलेक्शन लगा है, कोई भी इलेक्शन में जब प्रचार सभा होती है तो इन्होंने कहीं भी अपना विकास, अपना विजन नहीं बताया। हमेशा भाजपा क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है, यही मुद्दे रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने जब युति सरकार ने जब हमारा प्रसार सभा हुई है, हमारा विजन क्या है, हमको आगे क्या करना है, क्या टारगेट है, यही विषय लेकर, विकास के मुद्दा लेकर ही हमने इलेक्शन लड़ा है। और यही वजह है कि हमको इतना बहुमत मिला और हमारा पूरा विश्वास था कि इस बार महानगरपालिका, मुंबई महानगरपालिका हमारे पास रहेगी। और ये जो हर बार बोलते, ये अभी हर बार का हो गया, हार स्वीकार नहीं करते। हमारी भी बहुत जगह हार होती है, लेकिन हमारे नेता है, हमारा नेतृत्व है, वो हार स्वीकार करता है, उस पर विचार मंथन करता है। और मुझे लगता है कि नारायण जी को भी, उनकी पार्टी ने भी यही करना चाहिए, उस पर विचार मंथन करना चाहिए। कोई भी पार्टी का नेतृत्व कैसा है उस पर भी लोग विश्वास करते हैं। और जिस पार्टी के पास, जैसे एक समय था बाला साहेब ठाकरे, उनका नेतृत्व अलग था, आज के नेतृत्व की तुलना नहीं की जा सकती उनके साथ। और आज जो नेतृत्व महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस के पास है, देवेंद्र जी को जिस नजर से लोग देखते हैं वो नेतृत्व पर किया हुआ विश्वास है। और ईवीएम मशीन पर ये जो बार बार बोलते हैं, तो ईवीएम मशीन का इतना ही प्रॉब्लम रहता तो हर जगह हमारी विजय होती। फिर जहां जहां हमारी सीट जाती है वहां क्या उतनी सी सीट हम छोड़ देते हैं, और वो मार्जिन क्या रहता है। और कितनी बार इलेक्शन कमिश्नर ने सामने आकर अपनी बात रखी है, फिर भी ये बार बार आकर उसी मुद्दे को लेकर बोलते हैं। अब हम लोगों को उस पर हंसी आने लग गई है। हाँ नहीं, आप दोनों वजहों से हंस सकती हैं, आप दोनों वजहों से हंस सकती हैं, बैलेट के ऊपर चुना लो आप दोनों। ठीक है नारायण, मैं आऊंगा आपके पास, वार्ता आराम से चलेगी, वार्ता आराम से चलेगी। मैं आऊंगा आपके पास, पूरा समय आपको दूंगा। अभी जरा सा प्रिया जी से 1-2 सवाल और ले लेता हूं। प्रिया जी, ऐसा है कि शिवसेना, आप ठीक है जीत गए हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना का प्रदर्शन रहा है, मेरी अपनी नजर या मेरी अपनी समझ जो कहती है वो लड़े हैं बराबर से, कई जगहों पर दूसरे नंबर पर हैं। वोटर्स का वो जो वोट आएंगे, वोट का जो अंतर होगा वो भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बहुत कम अंतर से कई जगहों पे हारे हों। जीत आपकी हुई है ये एक चीज है, लेकिन वो तभी भी जाकर के 78-80 सीटों के आसपास खड़े हुए हैं। ये आपके लिए एक चुनौती है या नहीं है? और जहां पर वो जीते हैं, देखो, जहां पर वो जीते हैं उन इलाकों के विकास का क्या होगा जो आपके वादे थे, क्योंकि जीत तो इनको मिल गई है। देखो, विकास विरोधी दल में लोग होना ही चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। दूसरी बात है, जहां जहां जो विकास के लिए कुछ काम करना चाहेगा, हम लोगों को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी विकास में पूरा साथ उनको देगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि उनके लोग जीत के आ गए तो वहां का विकास नहीं होगा, लेकिन नेतृत्व वैसा होना चाहिए जो काम करना चाहता है। और हम लोगों को नहीं लगता कि इनकी पार्टी पूरी तरह खत्म होना चाहिए, क्योंकि विरोधक रहेंगे तभी ज्यादा काम करने में मजा आएगा। ऐसा मेरा अपने खुद की सोच है। ये जो बात आपने कही ये बड़ी बात है। अगर आपको सत्ता में रहना है तो सत्ता के सामने विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन अब जानती हैं आपकी बात से मुझे क्या याद आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के रूप में, मतलब ये भी बीजेपी तय कर रही है, ये दिलचस्प है। इस वार्ता का सबसे बड़ा पॉइंट देखिए चर्चा में अब आया है, विपक्ष का होना जरूरी है अगर आपको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है। लेकिन विपक्ष कौन होगा यह भी सत्ताधीश तय कर दे, यानी जो पार्टी सत्ता में है वो तय कर दे। यह अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक काम भी है और उपलब्धि भी है। कांग्रेस मुक्त भारत
ये जो मंत्र आपका था, हमें शिवसेना भी दिख रही है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे का भी ये गुट दिख रहा है, मनसे भी दिख जा रही है, AIMIM भी दिख जा रही है। जो नहीं दिख रहा है वो ये पंजा है। मतलब कांग्रेस विपक्ष को आपने विपक्ष के रूप में कांग्रेस को खत्म कर दिया, यही रणनीति थी क्या? हमारी रणनीति ये नहीं थी, लेकिन अभी पारिवारिक पार्टी को लोग पसंद नहीं करते और परिवार में ऐसा कोई नेता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की हूँ, इसलिए नहीं, मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता या नॉर्मल नागरिक भी हूँ। तो मुझे ऐसा नेतृत्व कभी पसंद नहीं है देश में कि जिसके नेतृत्व में मतलब कोई नागरिक रहना पसंद करेंगे। नेता इस पार्टी में सक्षम होना बहुत जरूरी है, उसको एक विचार होना चाहिए, एक विजन होना बहुत जरूरी है, और वो मुझे कांग्रेस पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ खानदानी पार्टी वो चली आ रही है, बाकी नेतृत्व उसके पास है ही नहीं, और इसीलिए वो धीरे धीरे कम हो रही है। शायद हो सकता है कई सालों के बाद अच्छा नेता जिस पार्टी के पास आ जाएगा वो पार्टी अपने आप फोकस में आ ही जाती है। नेता ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाता है, ऐसा मेरा सोच है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैं आपके इस सवाल से अगला सवाल ले रहा हूं, आप ही के लिए ये सवाल है कि पारिवारिक पार्टी आपको पसंद नहीं आई कांग्रेस के रूप में, लेकिन जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जिससे आपने मुख्य मुकाबला किया है, वो क्या है? वो भी तो एक परिवार ही है और जनता की तरफ से पूरा खारिज भी नहीं है। वो ठीक ठाक लड़े हैं, अच्छा लड़े हैं, मौके पर खड़े हैं। आपके सामने चुनौतियां कम नहीं है बीएमसी के अंदर। हाँ, पर वो एक स्टेट लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी वो नहीं है। स्टेट लेवल में अपने अपने अलग अलग पार्टी के मोटो रहते हैं, लोगों का पसंदीदे रहते हैं, उनके कोई विजन रहेंगे तो लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन बाला साहेब ठाकरे थे तब वो कभी राजनीति में एक किंग मेकर बन के रहे थे, तब पार्टी की दशा दिशा अलग थी। और आज ये खुद चुनौतियों में अंदर उतर रहे, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते, अपने बेटे को बनाना चाहते, तो लोगों ने उसको नापसंदी दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है। अगर वो भी अपने बाला साहेब ठाकरे के जैसे किंग मेकर रहते तो शायद लोग उनको ज्यादा पसंद करते। आऊंगा, मैं किंग मेकर पर भी आऊंगा, वो सवाल लेकर के भी मैं आऊंगा। लेकिन अभी जो बात आपने कही, अब नारायण जी के पास चल देते हैं। नारायण जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नारायण जी, दो तीन चीजें हैं जिस पर प्रिया जी ने फोकस किया है। एक तो ये है कि उनको ये लगता है कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो देश का ज्यादा बंटाधार कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को माइलेज भी दिया। उनका कहना है कि नहीं, ठीक है, बाला साहेब की परंपरा को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो नतीजों में आ रहा है। लेकिन एक सवाल यहां पर आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से कांग्रेस के साथ में जिस दल का गठबंधन है, वो गठबंधन, वो दल हाशिए पर चला जा रहा है। क्या ये चुनावी नतीजे आपका अपना जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, उसको कुछ हिला डोला पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे होंगे पूरे महाराष्ट्र में। देखो, अभी वो रिया जी जो है वो नेतृत्व के ऊपर दावा कर रहे हैं। हम भी हमारा अगर ऐसे बोलेंगे कि अटल जी का नेतृत्व बीजेपी के लिए सही था, और अटल जी जाने के बाद में बीजेपी का पूरा तत्व और सब खिलाफ उसके हो गए, और अभी जो सब चल रहा है वो सब अलग तरीके से चल रहा है, तो मानने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी। और पारिवारिक का आरोप करते समय पहले खुद भी देखो ना, बीजेपी ने यहाँ पे ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि घर में 4-4, 5-5 टिकट चुनाव में दिया है, और पारिवारिक का आरोप दूसरे के ऊपर करने का गलत है। रही बात, नहीं, उनके परिवारवाद में भी अंतर है। उन्होंने बड़ा साफ कहा, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका जो परिवारवाद है वो अलग है, लेकिन जो कांग्रेस का परिवारवाद है वो देश के लिहाज से अलग है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी में बीजेपी इसको एक्सेप्टेंस दे रही है, लेकिन कांग्रेस नेशनल लेवल पे जो कर रही है उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है। और बड़ी बात यह कि बीजेपी दे या ना दे, उसने विपक्ष के रूप में आपको चुना है, और कांग्रेस ने आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज आपके पास जो था वो भी चला गया। वो कांग्रेस के नतीजे नहीं है, मैं फिर से आपको दोहराता हूं, वो कांग्रेस के नतीजे नहीं है। जो ये महायुति जो है हमारे महाराष्ट्र में, वो महायुति ने जो चुनाव आयोग को, मतलब ऊपर भी जो बिहार में हुआ है,
उसका यूपी में जो हुआ था वही अभी महाराष्ट्र में ये छोटे से चुनाव में भी मतलब महानगर पालिका के चुनाव में भी उन्होंने वही नतीजा अपनाया, जिसमें उन्होंने उन लोगों ने निवडणूक चुनाव आयोग को अपने हाथ में लेके सब यहाँ पे जो खेल किया है। और सेकेंड थिंग मैं बोलता हूँ कि हमारी पार्टी में भी एमएलए है, एमपी है, और कांग्रेस का जो है, अगर कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं पारिवारिक का, तो राहुल गांधी ने उनको बताया ना कि आप बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव लो, बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव लो, जो होगा वो सामने आ जाएगा। उन्होंने तो वोट चोरी का उनको उसके ऊपर आरोप लगाया, उसका वो खंडन नहीं कर सके। मेरा सवाल फिर वही होता है, आप चुनाव आयोग के ऊपर अपना पूरा जीत और हार का श्रेय ले जा रहे हैं। मेरा सवाल अभी भी है, वजह ही वो है ना। नहीं, मेरा सवाल अभी भी है शेखर जी, वजह ही वो है कि जिन लोगों ने कोर्ट खरीदा है, जिन लोगों ने चुनाव आयोग खरीदा है, तो बाकी का सब मतलब जाएंगे क्या, कहां पे जाएंगे? जनता ने अगर वोट भी डाला तो उसमें मतलब आपके हिसाब शिवसेना को कांग्रेस से कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने बाला साहेब ठाकरे जिस तरीके की राजनीति करते थे, क्या शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट पूरी तरीके से उसको तिलांजलि दे चुका है, पूरी तरीके से छोड़ चुका है? वो तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही रहे। जैसा देखो परिस्थिति आती है, जैसा वक्त आता है वैसा राजनीति में भी मतलब बदलाव होना बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और वो परिवर्तन के हिसाब से आज के इसमें कांग्रेस मतलब जो हमारा मित्र पक्ष था, वो मित्र पक्ष ने हमारा ही मतलब जिनका उंगली पकड़ के पूरा महाराष्ट्र में जो बीजेपी वहां पे आई, वही अगर हमारी उंगली पकड़ के बाद में हमारे मतलब पीठ के ऊपर अगर खजीर खुसर रही है, चुरा मार रही है, तो इसका नतीजा क्या मतलब ये होगा? तो उनकी जो नीति है वो नीति और तत्व से बात नहीं कर सकते जो, और हम लोग जो है हम बाला साहब के तत्व पे आज भी चल रहे हैं, इसके आगे भी चलेंगे, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। इसका जवाब तो प्रिया जी ने बहुत पहले दिया। उन्होंने शिवसेना को रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि अभी आप चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने या उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। यह राजनीति बाला साहेब ठाकरे की राजनीति से अलग है। और मैं आपको यह भी जोड़ता हूं कि जिस व्यक्ति ने जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जिसने उनको यह समझाया था, जिसने दिमाग में दिया था, वो अपनी पार्टी भी नहीं बचा पाया है। उसका भतीजा अलग हो गया, बेटी अलग परेशान है, और चचा तो जो परेशान हैं सो हैं ही। देखो शेखर जी, अगर जो पार्टी बनाता है और जो लोगों को चुना के लाता है और उनको मंत्री बनाता है, उनको मुख्यमंत्री बनाता है, तो उसके अगर परिवार ने उसके ऊपर हक जताया तो गलत नहीं है। वो सत्य के उनका हक है वो, और अपना हक अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको उंगली दिखाना ये मतलब उनकी कमजोरी, सामने वालों की कमजोरी हो। अच्छा ठीक है, निकाय के चुनाव के नहीं निकाय चुनाव के नतीजे आए। मैं एक सवाल, चूंकि आप उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में से एक हैं, आप उस समय पे भी अपनी पार्टी को छोड़ करके नहीं हिले जब आंधी तूफान चल रहा था। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि जब विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, जब उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों लोग जब साथ में लड़े थे, सेना और बीजेपी जब साथ में लड़े, जो नतीजे आए थे, क्या उस समय उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री मुझे बना दो वरना मैं आपसे अलग हो जाऊंगा? क्या यह बात थी जिसको एनसीपी ने माना? बात जो ऊपर के लेवल में जो बात होती है हमारे हाईकमांड के साथ में या बीजेपी के जो हाईकमांड है उनके साथ में जो बात होती है वो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम करती। लेकिन इतना तो जरूरी है कि अगर इतने साल से हम लोग युति में थे, इतने साल से हम लोग साथ में थे, तो कुछ हमारे मराठी में उसको वाटाघाटी बोलते, तड़जोड़ी जो बोलते, वो होना जरूरी था। वो करने के लिए अगर बीजेपी तैयार नहीं थी तो उसका नतीजा उनको मिला है। आज उनके इसमें जो हमारी पार्टी फोड़ के उसके बाद में उन्होंने किया ना एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री किया क्या नहीं, तो उसके ऊपर भी मतलब उसके ऊपर भी उंगली हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो अगर ठाकरे परिवार का अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था या उप मुख्यमंत्री अगर उधर मांग रहे थे वो टाइम पे, तो उन्होंने देना मांगता था। वो छोटी सी वजह के लिए नहीं नारायण जी, आप देखिए आप अपने जवाब में फंस रहे हैं। तोड़ दी। नहीं आपके जवाब में आप फंस रहे हैं। आप समझिए इस बात को, क्या है
कि बाला साहेब ठाकरे की राजनीति या उनके पद चिन्हों पर अगर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं, तो यह पहली बात तो यह है कि बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ सियासत की और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भी उनका गठबंधन हुआ वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवसेना के बने, एक नहीं कई कई बने। और अब जब उद्धव ठाकरे ने उस परिपाटी को आगे बढ़ाया तो पहले तो वो बीजेपी से अलग हो गए, बीजेपी से अलग होकर के उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस का दामन थामने के बाद जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री खुद तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी उनसे चली गई, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता उनसे चले गए। और आज जो निकाय चुनाव का नतीजा है उसमें वोटर्स भी, मतलब उनका समर्थन भी, जनशक्ति भी उनकी जाती रही। यह ऐसे गठबंधन का क्या फायदा? सुनो मेरी बात, 2014 में जब इलेक्शन, जब मतलब वो टाइम पे जब हुआ, वो टाइम पे पहले साथ में हम लोग यूटी के साथ में ही थे, हम लोग यूटी के साथ में थे। यूटी के साथ में रहते हुए वो चुनाव होने के बाद में जो हमारे हाई कमांड के साथ में जो मीटिंग हुआ उसमें उनका जो तय हुआ था वो देने के लिए बाद में फडणवीस जी ने ना किया। उसके बाद में शाह साहब भी आए तो शाह साहब ने भी ना कहा, तो उसके वजह से उनका ऊपर वो जो मतलब हुआ है, तो जो हाई कमांड के इसमें हम लोग तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो चुनाव की जो रणनीति होती है उसके खिलाफ जाने के बाद में हमारे बहुत इसमें खुद अपने देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो है वो खुद बोले कि ये मेरा जो हक था वो छीन लिया, इसीलिए मैंने शिवसेना फोड़ी, इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी फोड़ी। उनका खुद का बयान है मुख्यमंत्री साहब का, देवेंद्र फडणवीस जी का। तो उसमें गलती किसकी है? शिवसेना, उसमें गलती है ही नहीं। उन्होंने खुद अब कबूल कर दिया है कि हाँ मैंने शिवसेना फोड़ा क्योंकि मेरा जो हक था उनको छीन लिया। तो हक कैसा बन सकता है? तुम्हारा अगर हक बनता है तो शिवसेना वालों का हक नहीं बनता है? जिनके उंगली पकड़ के अगर तुम पूरा महाराष्ट्र में आज भी राज कर रहे हैं, आज भी तुमको शिवसेना मांगती है, वही धनुष्यबाण मांगता है। ठीक वही है, धनुष्यबाण मांगता है जो बाला साहब ने दिया था। ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को, ये वही बीजेपी है जिसकी एक वोट से सरकार भी जाती हमने देखी है, और फिर अब दौर बदला है। तो जो तकलीफ है नारायण जी की वो हमारे सामने बड़ी स्पष्ट रूप में है कि ऐसा दौर भी है जब फडणवीस इस बात को खुलेआम कहते हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, कि जो मेरा हक था, यानी अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना था तो फिर सरकार बनाना भी हमारा दायित्व है। ये बात आई है चर्चा में। लेकिन अब आप समझिए, मैं आप दोनों लोगों के पास आता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है या होता है राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका असर अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है वो कम्युनल एजेंडा है, और बीजेपी जब जब कमजोर होती है और जब बीजेपी को लगता है कि विकास के माध्यम से, या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जनता को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाएं? तो ये नए तरह की चीजें, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहां कमी होगी?
जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। तो अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश से कुछ और ही कह रहे हैं। नारायण जी, आप तो अभी तक चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन अखिलेश ने तो यहां बात जो कही है वो तो कुछ और ही है। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव कम्युनल पे हुआ। बोलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? नारायण जी, मेरी आवाज में? हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूं कि अभी तक आप अपनी जो जीत हार जो नतीजे हैं उसको चुनाव आयोग से जोड़ रहे थे। यहां अखिलेश यादव ने सारा मामला बता दिया कि बीजेपी कम्युनल हो जाती है। तो अभी तक जो आप कह रहे थे, या तो अखिलेश गलत बोल रहे हैं, या आपकी पार्टी का जो आकलन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि कम्युनल तो मामला हुआ ही नहीं। वो तो इकट्ठा में पतंग उड़ी महाराष्ट्र में। देखो, जो अखिलेश यादव ने जो बताया है वो उनके उत्तर प्रदेश का उनका नतीजा है, वो पूरा महाराष्ट्र का नतीजा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो उनकी जो राजनीति चल रही है वो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। इसीलिए उनके जो हर एक के जो विचार है, हर एक का जो है वो उनके माइंड से चलेगी। महाराष्ट्र में जो मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग देख रहे हैं, जो आंखों देखे हाल है, ये जो अभी महानगर पालिका के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो कुछ हुआ है उसके जो नतीजे वो किस तरह से आए, वो कैसे चुनाव आयोग को ये किया, वो कैसे गुंडागर्दी को ये किया। आपको एक बात बता रहा हूँ, बदलापुर में जो जिसने छोटे बालिका के ऊपर बलात्कार किया था उसको स्वीकृत करके ले रहे थे। अगर ये तरीके से फंडे अगर वो यूज करते अपने महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ के और उत्तर प्रदेश में उसमें तो फर्क रहेगा ही ना। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राजनीति के जो ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं प्रिया जी से। प्रिया जी, जो बात नारायण जी कह रहे हैं, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो, और दूसरी बात यह भी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से सीखने वाला भी है, बीजेपी पॉलिटिकल प्रोफेशनल हैं। मैं भी अखिलेश यादव जी की बात का सम्मान करती हूँ कि सही में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे समय बदलता है उस तरीके से अपने काम बदलती है। बाकी की पार्टियां जब इलेक्शन आते हैं तभी इलेक्शन लड़ती है या काम करती है, पर भारतीय जनता पार्टी हमारी पारिवारिक पार्टी है। हमारे परिवार में हमेशा इलेक्शन को सामने नहीं रखते हुए, लोगों का काम सामने रखते हुए हमेशा हमारा संगठन के साथ काम जुड़ा हुआ रहता है। हम पब्लिक में रहते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता तुमको पब्लिक के अंदर ही दिखाई देगा। इसलिए जब कभी इलेक्शन लगते हैं तो हमारी पूरी तैयारी रहती है, क्योंकि हम बूथ लेवल तक हमारा हर कार्यकर्ता काम करता है। और कई जैसा इन्होंने नारायण जी ने बताया है कि कई स्थानिक लेवल पर गलतियां हुई है, लेकिन उसको झुठलाती नहीं है हमारी पार्टी। हमारे नेता ने तुरंत उस पे ऑब्जेक्शन लिया है। हमारे नेता ने बोला है कि ये गलत है, तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे वो कोई बलात्कारी नहीं था, उसके साथ में सह आरोपी था, लेकिन फिर भी वो गलत था और हमारे नेता ने तुरंत उसको खारिज किया है। तुरंत ऊपर से आदेश आया, उनको डांट फटकार मिलती है। हम लोग हमारी गलतियां भी तुरंत मान लेते हैं और यही हमारे नेताओं के गुण है जो ये बाकी की विरोधी पार्टियों ने सीखना चाहिए। हम गलती करके भी ऐसा नहीं है कि हम गलती मानते नहीं, जो गलतियां हमारी होती है हम तुरंत एक्सेप्ट करते। हमारे देवेंद्र जी तुरंत उसके ऊपर बाइट देते हैं और तुरंत फैसले हो जाते हैं। और वो जो बात हुई थी वो हमने तुरंत चेंज कर दी और हम लोग लोकल लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक हमेशा ही काम रहते हैं। हमारे पास हमेशा हर महीने में प्रोग्राम आते रहते हैं, हम लोग वो करते रहते हैं और लोगों के टच में रहते हैं। इसलिए इलेक्शन तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज होती है कि जब इलेक्शन आता है तो हमारी पूरी तैयारी रहती है। अच्छा, आप दोनों लोग आज हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए बताता हूं, देखिए प्रिया जी को कहना चाहता हूं, तो अगर इतना है, हाँ, अगर आपकी पार्टी सब अगर मतलब एक्सेप्ट करती है तो चुनाव होने जाने दो, बैलेट पेपर के ऊपर होने जाने दो, जो होगा वो बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव हो जाने दो। लोगों का भी कहना है और हर पार्टी का भी कहना है। अच्छा नारायण जी, एक चीज बताइए आप हमें। हाँ। नहीं, बैलेट पेपर से जो चुनाव होने वाली बात है, हालांकि मेरी चर्चा, मैं बस एक ही जवाब लूंगा आपसे।
बैलेट पेपर, हमारा देश आगे बढ़े, आप भी विकास अघाड़ी हैं, विकास अघाड़ी वाली आपकी पार्टी का मतलब जो पूरा गठबंधन है उसका नाम है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि हम अगर डिजिटल युग में बटन दबा करके वोट दे रहे हैं तो जो वोट, अच्छा जब बैलेट पेपर से होता था आपको ध्यान होगा कि एक तो कई कई दिन लग जाते थे, दूसरा बैलेट पेपर लूटे जाते थे, बैलेट पेपर में मोहर इधर की उधर हो जाती, कितने निरस्त हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर का जमाना बहुत अच्छा था। महाराष्ट्र में भी बाला साहेब ठाकरे हमेशा इस बात से चिंतित रहे कि बैलेट लूट ना जाएं। उनकी शेखर जी बाहर के नए विचार आता हूं मैं, आता हूं प्रिया जी, आता हूं आपके पास। बैलेट के ऊपर ही चुनाव होता है। अगर बात करें सिर्फ चुनाव के टाइम पे होने वाली मशीन के ऊपर, अगर चुनाव के उसके ऊपर ही होगा, अगर आप मतलब बोलेंगे डिजिटल आना मांगता है तो डिजिटल का विकास होना मांगता है, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका अगर गलत अगर इस्तेमाल होता है तो उसके हम लोग खिलाफ है, और वो इस्तेमाल बीजेपी अच्छी तरह से करना जानती है। अरे तो अभी अब यही मैं इसी बिंदु को लेके आ रहा था। आज हमारे दोनों गेस्ट जो हैं वो चूंकि महाराष्ट्र से हैं, हिंदी अपनी अपनी तरीके से समझ रहे हैं। अखिलेश ने जो तंज कसा बीजेपी पर, उसको बीजेपी ने बड़े एक्यूरेट तरीके से अपने हिसाब से मोड़ लिया। नारायण जी को जहां माइलेज मिल सकता था ये उस बात को पकड़ नहीं पाए। आप मेरी बात को समझिए, यही तो नारायण जी अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी पॉलिटिकली प्रोफेशनल पार्टी है। अभी प्रिया जी ने आपसे कहा, साफ साफ उन्होंने कहा कि हमें जिसको हराने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन शिवसेना वो कर रही है जो उसको हारने के लिए सारे समीकरण बना दे। अरे कांग्रेस जो डूबती नैया है देश भर में, आप जिसके साथ में खड़े थे, जिसके साथ में जीत के आए थे, जिससे जीत रहे थे, उससे नमस्ते कर ली और चले गए दूसरी तरफ। तो इसको क्या कहें? मतलब एक होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी गिर जाए और दूसरा होता है कि पैर कुल्हाड़ी दे मारा। वैसा कुछ हुआ नहीं है। परिवर्तन ही जो होता है, परिवर्तन के साथ में चलना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा जो दोस्त इतने साल में था वो अगर हमारे पीठ के ऊपर खंजीर ये करता है तो राजनीति में जो सहयोगी पार्टी है उसको साथ में लेके चलना जरूरी होता है, उसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। और पहली जो गलती की बीजेपी ने की है, यहाँ पे क्या ठाकरे बंधु ने कभी किया, ये भी किया नहीं है। जो बोला था उसमें अगर वो लोग देने के लिए भी अगर राजी नहीं हो गए तो उसके बाद में हम लोग, हमारे नेता थोड़ी चुप बैठने वाले। राजनीति का तो उसूल है अपना अपना ये सिद्धांत चल के आगे चलने का। नहीं तो अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो दोनों साथ में आए हैं, दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अंतर है। उद्धव ठाकरे जितना प्लीजेंट दिखते हैं, जितनी काम एंड कूल तरीके से चीजों को रखने की कोशिश करते हैं, राज ठाकरे उतने ही एग्रेसिव हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में हमें या मुंबई में हमें वो एग्रेशन देखने को मिलेगा? क्वालिटी अभी हमारा उल्टा आपको बताना चाहता हूँ, हमारा भी गोल्ड कॉइन हुआ। हम लोग पराओ अगर जोड़ लिया होगा तो जैसा कॉइन को एक बाजू में छापा रहता है और एक बाजू में उसकी फिगर रहती है, वो तरीके से हमारे पास में अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आकर हमारा एक पूरा अच्छे से कॉइन हुआ है, और इसका नतीजा आपको बाद में मालूम ही गिरेगा, 101% मालूम गिरेगा। वैसी बात नहीं। और सेकेंड थिंग, हम लोग सत्य के खिलाफ रहते हुए भी हम लोग ने राज किया है मुंबई में। सत्य के साथ में रहते हुए, सत्य के साथ में हम लोग राज किया, ऐसी बात नहीं है। सत्य के खिलाफ रहते, विरोधक में रहते हुए भी हम लोग ने राज किया है। मुंबई में भगवे का ही राज रहेगा, हमारे राज रहेगा, शिवसेना ही राज करेगी, राज और उद्धव का ही राज रहेगा। इनके भले कितने भी सत्ता आ गई, फिर भी ये लोग जो काम मुंबई के लिए हम लोगों ने किया है, शिवसेना ने, वो मन से नहीं किया है, वो काम बीजेपी नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी वो बात अलग है, लेकिन मौका तो इनके पास आ गया है। मैं आपसे एक चीज अब ये भी समझना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं और मुंबई में भी जो आए हैं, उसमें वो जो सज्जन पतंग उड़ा रहे थे हैदराबाद से आके, उन्होंने कुछ किया है आपके हिसाब से? वो भी आपके साथी में है, सब उन्होंने भी आपकी मदद ही की है। वो पतंग वाले से कुछ दिक्कत है आपको? दिक्कत की बात अगर बम्बई मतलब यहाँ पे मुंबई में आके अगर कोई उधर बॉम्बे बोलेगा, जो बाला साहब ठाकरे का आप अगर जिक्र करते हैं, बाला साहब ठाकरे को अगर वंदनीय करके अगर बोलते हैं प्रिया जी आप भी, तो अगर बम्बई में आके वो अगर उसको बॉम्बे बोलेगा और बॉम्बे किसी का है नहीं, इस तरीके से अगर वो करेंगे
तो गलत है, तो उसका तो हमको विरोध करना ही करना है। नहीं नहीं, आप बात वो मले समझे एक नहीं। तो या कोई कांग्रेस दूसरे का दूसरी जो बड़ी बात वोट है। बैंक था, आप समझिए तो नारायण जी, आप बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, या उद्धव ठाकरे जो शिवसेना ने भी अपने अंदर परिवर्तन लाया, 20% का जो मुस्लिम वोट बैंक है, आप समझिए इस बात को, महाराष्ट्र में वो उसको लेकर के जो पूरी खींचतान मची थी, ओवैसी उसको हटा ले गए अपने पार्टी में। ओवैसी की पार्टी ने वो सारा वोट कैटर किया है, खींच लिया अपनी तरफ। आप नहीं संभाल पाए, ना तो हिंदू भगवा आपका रहा, ना वो टोपी आपकी रही। तो बीजेपी ने एमआईएम से हाथ मिला लिया है यहाँ पे अकोट में, महाराष्ट्र में। तो यही तो अखिलेश कह रहे थे कि बीजेपी जीतने के लिए लड़ती है। सुनो मेरी बात, कांग्रेस से भी हाथ मिलाया है अमरनाथ में। अगर इस तरीके से करते तो वो लोग मतलब गलत नहीं है, लेकिन शिवसेना ने अगर थोड़ा सा भी किया तो शिवसेना गलत हो जाती है। अरे वो गलत है। उन्होंने जो किया उससे वो जीत गए, आपने जो किया उससे आप जीत नहीं पाए। तो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब ये तो बड़ा सीधा सीधा है ना भाई। देखो, मैं आपको फिर से बोलता हूं, जीतने का जो तरीका है बीजेपी का वो अलग है, और हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, हमारे तत्व अलग है, उनके तत्व अलग है। हमने कभी सत्य के ऊपर रहते हुए कभी कौन से कोर्ट को या किसको हम लोग ने मैनेज किया नहीं, कौन से नियोजित चुनाव आयोग को हमने कभी मैनेज किया नहीं। हम लोग अपने तरीके से प्रशासन को कभी मतलब उनका ये किया नहीं। तो उनका जो जीतने का तरीका है वो अलग है, हमारे जितने अच्छा, ठीक है। अब जीतने के लिए वो प्रोफेशनल हो सकते हैं। हम लोग प्रोफेशनल नहीं, हम लोग लोगों के लिए जो विकास का काम है, लोगों के लिए जो सेवा करनी है, उसके लिए हम लोग बंधे हुए। अरे भैया, जब सत्ता में रहोगे तब कर पाओगे ना। आप तो अभी हट गए वहां से, तो फिर कैसे करोगे आप? विपक्ष की राजनीति अब कैसे करोगे? बीएमसी में ले दे करके 45 साल से टिके थे। इसमें हटने का, हम लोग तो तत्व लेके चल रहे हैं, तत्व के साथ में ही चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपका कहना ये, देखिए आप प्रिया जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। नतीजे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इनका कहना यह है कि शिवसेना जिस ढर्रे पर चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, वो अपनी तरह से एक दिन जीत हासिल करेगी। लेकिन आपके ऊपर जो इन्होंने चलते चलते आरोप लगाया है, वो भी फैक्ट एंड फिगर में है। आप कांग्रेस से भी हाथ मिला लेते हो, आप AIMIM से भी हाथ मिला लेते हो, आप शिवसेना को भी तोड़ लाते हो, एनसीपी भी खत्म कर देते हो, कांग्रेस का नाम लिवैया नहीं रह जाता है। तो ये जो बीजेपी की पॉलिटिकल प्रोफेशनल बात अखिलेश ने कही है उत्तर प्रदेश से, तो ये तो बिल्कुल सही उतर रही है उस हिसाब से। पहली बात तो मैं ये नारायण जी से बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी अपनी हार स्वीकार कर उस पर विचार करेंगे, ऐसा ये कभी बोलते नहीं है। क्योंकि जब जब ये इलेक्शन के मैदान में उतरते हैं तो इनके पास यही विषय रहता, हिंदी में मत बोलो, मराठी में बोलो, किसी को जबरदस्ती करेंगे, किसी को मारेंगे, मुंबई क्यों बोला, बॉम्बे क्यों बोला। अरे ये बॉम्बे है, बॉम्बे में हर समाज के लोग रहते, और जो कंफर्टेबल रहेगा उस भाषा में बात करेगा, तुम उस पे मारोगे। तुम विकास के मुद्दे नहीं लाओगे कि अगर तुम सत्ता में आते हो तो तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा विजन क्या है। ये विषय में इन्होंने कभी बात नहीं की। ये मशीन में क्या खराबी है, इसमें क्या गलती है, उसके डेमो इन्होंने स्टेज पे लोगों को बुला के ये दिए। तभी हम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो हंसते हैं इन बातों पर कि डेमो देने के लिए भाई लोग स्टेज पर आते हैं और डेमो देते हैं, ये वीडियो लगाओ, वो वीडियो लगाओ, ये करो, वो करो। लेकिन जब आप देखोगे तो आप देवेंद्र जी का भाषण देखिए, देवेंद्र जी के मुद्दे तुम सुनिए कि उनकी विजन रहते, और क्लियर विजन रहता है कि उनको बॉम्बे के लिए क्या करना है, बॉम्बे में अगर हम जीतते हैं तो हमारे पास क्या क्या मोटो है, हमें क्या करना है। और इस बार तो मैं प्राउड फील कर रही हूँ देवेंद्र जी पर कि इस बार उन्होंने एक भी नेता के विरोध में कुछ भी बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा विजन क्या है, हम बॉम्बे में क्या क्या करना चाहते हैं, इस एक विषय को लेकर उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन जीता है। और इस बात का मुझे गर्व है। और लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और सारे मुद्दे सोच समझ कर लोगों ने इस बार वोटिंग दिया है। और हमको तो तब से ही पता था नारायण जी, आपको मौका दे दूंगा मैं। सत्ता लाएगी। सुनो मेरी बात, अगर वो बॉम्बे बोलते होगे तो अभी मतलब ओरिजिनल उनका जो अभी चेहरा है बीजेपी का, मुंबई बॉम्बे बोलने में क्या, बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है। जो वो अपनी भाषा में बात करता है, मुंबई बोला तो क्या फर्क पड़ता है, बॉम्बे बोला तो क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए मुझे। मतलब हम लोग विकास का मुद्दा बात नहीं करें, इसको बॉम्बे मत बोलो, जाते हैं किसी लोगों को मार देते हैं, किसी मराठी सीखना चालू कर,
कोई उसमें अगर 50-50 बड़ी की बात साल बोल की रहे हैं एज में कि आके क्या अभी मुंबई मराठी मुंबई सीखने क्या हो लगा? गया, आम्ही बॉम्बे इनके पास बोलणार विकास की आणि मुद्दे बॉम्बे नहीं उल्लेख है। करत असाल तर ये त्याच्यासाठी गुमराह आम्ही करना काहीतरी, चाहते लोगों को और तुमचं हे करतो, निषेध करतो आम्ही. इमोशनल करके इलेक्शन आणि जीतना आम्हाला चाहते आमची हैं, भाषा लेकिन प्रत्येकाला लोग आपली आपको भाषा ऐसे प्रिय नहीं आहे. है। प्रत्येक अब माणसं लोग जो पडलाय तो भाषा विकास और चलिए, विजन ठीक देखकर है, बदलाव नारायण जी करना चाहते हैं। और प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास वक्त इतना ही था, आप लोगों के पास पूरा वक्त है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, और महाराष्ट्र की जनता के पास भी पूरा वक्त है कि 45 साल में उसने जो कुछ समझा, बूझा और उसके बाद एक नतीजे तक पहुंची और जिसको पहुंचाया, उस नतीजे का विजेता बनाया, उसके बारे में भी वो अपनी तरह से आकलन करे और उसके कामकाज पर भी निगाह रखे। दूसरा, जिस तरीके से शिवसेना अब तक, उद्धव ठाकरे गुट अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अपनी बात को साबित करने में लगा हुआ है, शायद अखिलेश का बयान उसे फिर से एक रास्ता दिखा सकता है कि जिससे लड़ना है उसके जैसा ही हथियार आपको अपने पास तैयार करना होगा, वरना आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। यह बात बीजेपी के लिए तंज के रूप में जरूर कही है, लेकिन एक लाइन में बात पूरी है, क्योंकि बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में विकास का ही नारा देते हुए जहां जरूरी था वहां ओवैसी के साथ में भी हाथ मिला लिया है, जहां जरूरी लगा वहां कांग्रेस के साथ में भी हाथ मिला लिया है, जहां जरूरी लगा वहां शिवसेना को तोड़ दिया है, जहां जरूरी लगा वहां एनसीपी को भी तोड़ दिया है, और जहां जरूरी लगा वहां सत्ता तक पहुंचने का हर वो काम किया जिससे वो सत्ता तक पहुंच सके। चलते चलते बात फिर वही जो शुरू में हुई थी, यह है बॉम्बे मेरी जान, जरा बच के जरा हट के, यह है बॉम्बे मेरी जान। नमस्कार। कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हुआ। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का। ये क्या तमाशा है कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं।